गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज जो लेक्चर मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं, आज इस लेक्चर में बिल्कुल नया टॉपिक शुरू करेंगे। टॉपिक का नाम है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इस चैप्टर का है। टॉपिक का नाम है प्रिंसिपल ऑफ, ध्यान से सुनना बेटा, टॉपिक का नाम है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। अब अगर कोई बात आपसे पूछता है कि प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या है, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन किसे कहते हैं, तो ध्यान से मेरी बात सुनिएगा। उससे पहले मैं एक छोटा सा क्वेश्चन और करा दूं, मेरे मन में आ रहा है, देखना। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन से हट के क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन ये है कि आपके पास मान लो दो मासेस हैं, एक मास m1 है और एक मास m2 है। ध्यान से देखना, ये प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन से हट के है, उसको मैं 5 मिनट के बाद स्टार्ट करता हूं। क्या है क्वेश्चन कि आपके पास दो मासेस हैं m1 और m2, और दोनों मासेस अगर r डिस्टेंस पे हैं, डिस्टेंस से r, और उसने बोला है ये वाला जो मास है m2 वाला मास ये एयर में है। क्वेश्चन में इसने साफ बोला है कि जो m2 वाला मास है, ऊपर वाला मास, वो हवा में हैंग कर रहा है, एयर में है। ध्यान से सुनना। तो अब आप सोचने वाली बात है कि अगर m2 एयर में है, ये तो सरफेस पे रखा होगा, इसके बारे में उसने बोला है कि एयर में है। तो एक बात बताओ, अगर m2 एयर में है तो ऑब्वियस सी बात है m2 पे एक फोर्स काम करेगा, m2g। और कोई चीज एयर में तब हैंग करती है जब उसके वेट को कोई दूसरा फोर्स सपोर्ट कर दे। तो ऑब्वियस सी बात है, इसके वेट को कौन सपोर्ट करेगा? वही सपोर्ट करेगा। जैसे मान लो इसके पास चार्ज भी दे दिया है, इसका चार्ज है q1, इसका चार्ज है q2। तो सोचने वाली बात है, आखिर इसके वेट को कौन सपोर्ट करेगा? तो सपोर्ट करेगा ये जो दूसरा फोर्स, जो ये इसको रिपेल करेगा, क्योंकि ये q1 है, ये q2 है, तो ये इस पे रिपेल भी करेगा। तो m2 को जो रिपल्शन मिलेगा ना, किधर से रिपल्शन मिलेगा? q1 की तरफ से, वही इसके वेट को संभाल रहा है, तभी वो एयर में है, अदरवाइज एयर में रहने के कोई चांस नहीं। तो अगर ये एयर में है तो ऑब्वियस सी बात है एयर में तभी होगा जब इसके वेट को कोई दूसरा फोर्स सपोर्ट करे। तो दूसरा फोर्स क्या होगा, आप समझ रहे हो? दूसरा फोर्स क्या होगा? इसका वेट है, तो दूसरा फोर्स वो होगा जो ये इसको रिपेल करेगा, वो इसका दूसरा फोर्स होगा। ये ध्यान रखना। तो अब क्या करेंगे, इन दोनों फोर्स को इक्वेट कर देंगे। तो F इजिकल टू आ गया m2g। इसके वेट से तो कोई मतलब है नहीं, हैंग कौन कर रहा है एयर में? m2 कर रहा है, तो उसके वेट को ये जो रिपेल करेगा वो फोर्स सपोर्ट कर देगा, तभी वो एयर में है, अदरवाइज एयर में नहीं रह सकता है। अब बताओ, दो के बीच फोर्स क्या होता है? q1 q2 बाई r स्क्वायर इजिकल टू कितना हो गया? m2g। बस खत्म। अब दो कुछ भी पूछ सकता है, हो सकता है दोनों चार्ज में से किसी एक चार्ज की वैल्यू पूछ दे, हो सकता है दोनों के बीच की क्या पूछ दे, डिस्टेंस पूछ दे, हो सकता है। मेरे कहने का मतलब यह है कि आपसे कुछ भी पूछ सकता है। या डिस्टेंस पूछ देगा तो आर निकाल देंगे, दोनों में से कोई एक चार्ज पूछ देगा तो आर चार्जेस निकाल देंगे, हो सकता है इसका मास पूछ दे तो मास निकाल देंगे। तो ये भी एक क्वेश्चन था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अब आप इसको देख लेना, अगर पेपर में आता है, चार्ज पूछे चार्ज निकाल दो, दोनों में से कोई एक चार्ज पूछे निकाल दो, डिस्टेंस पूछे इनके बीच का वो निकाल दो, मास ऊपर वाले का पूछे, नीचे वाले मास का इस सवाल में कोई रोल नहीं है। क्यों? क्योंकि हैंग वो कर रहा है एयर में, ये नहीं कर रहा है, इसके वेट से क्या मतलब। तो ये एक क्वेश्चन था, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जो पेपर में आता है, आप इसको देख लिया। अब यहां पर एक और क्वेश्चन मैं कराऊंगा प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन से हटके, डिफरेंट क्वेश्चन है, उसके बाद हम शुरू करेंगे प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। क्वेश्चन ये है कि बेटा दो स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग से दो मास अटैच्ड है। सुनो आप, दो स्ट्रिंग है और दो स्ट्रिंग से दो मास अटैच्ड है, एक मास नहीं, दो मास अटैच्ड है। ये मास m है, इसका चार्ज q है, ये मास m है, इसका चार्ज q है। आप मेरी बात को ध्यान से, और उसने क्या कहा कि जब दोनों के पास सेम चार्ज है और दोनों स्ट्रिंग से कनेक्टेड हैं, स्ट्रिंग कहीं पे फिक्स्ड है, तो ऑब्वियस सी बात है ये दोनों मासेस एक जगह तो रहेंगे नहीं, ये दोनों मासेस क्या हो जाएंगे? रिपेल हो जाएंगे। क्यों रिपेल हो जाएंगे? क्योंकि दोनों के पास सेम चार्ज है। अब उसने क्या कहा है, रिपेल होने के बाद सारे क्वेश्चंस मैं पहले बता दूं, जितने भी क्वेश्चंस कराता हूं, क्वेश्चंस के सारे नोट्स मैंने टेलीग्राम ऐप पे डाल रखा है, ठीक है? उसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, हर वीडियो में डिस्क्रिप्शन में मैंने डाल रखा है, आप लिंक के साथ कनेक्ट कर सकते हो वो टॉपिक को। तो यहां पर अब आप ध्यान से देखना, इस क्वेश्चन में क्या है
दो स्ट्रिंग है, दो स्ट्रिंग से दो मास अटैच्ड है, जिसके पास चार्ज है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखना, कई बार एग्जाम में आ चुका है। अब जब ये दोनों सेम चार्ज है तो सेम चार्ज होने की वजह से दोनों स्ट्रिंग एक जगह पे नहीं होगा, स्ट्रिंग ऐसे करके रिपेल हो जाएंगे। ये दोनों चार्जेस एक दूसरे को रिपेल कर देंगे। तो उस कारण क्या हुआ, स्ट्रिंग ने एक एंगल बनाया, किसके साथ, वर्टिकल के साथ। साफ लिखा है, वो एंगल क्या बनाया, थीटा बनाया। थीटा किसका एंगल है, स्ट्रिंग का। किस आपस में नहीं, आपस में नहीं, भूल जाओ आपस में, वर्टिकल के साथ एक एंगल बनाया थीटा। ध्यान से सुनते रहना। अब ये जब रिपेल हुए, जब ये रिपेल हुए बेटा, अब ध्यान से देखना, तो कितने डिस्टेंस पे चले गए ये भी नहीं पता। तो ये डिस्टेंस क्या है, आर है। ये डिस्टेंस आर है, जितने डिस्टेंस पे वो रिपल्शन से चले गए। मास मान लो गिवन है 0.5 kg, थीटा मान लो गिवन है 30 डिग्री। ध्यान से देखते रहना बेटा, बहुत अच्छा क्वेश्चन, ठीक है। मास गिवन है, थीटा गिवन है, बस, और कुछ भी नहीं गिवन है, नथिंग। पूछा है इनके पास चार्ज क्या था, व्हाट वाज द वैल्यू ऑफ चार्ज। आखिर ये जो चार्ज था वो चार्ज क्या, कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है। आर भी नहीं गिवन है, आर क्या है पता है ना, रिपेल होने के बाद दोनों के बीच का डिस्टेंस, वो भी नहीं गिवन है। तो यहां पे सबसे पहले हम क्या कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे, इस बात को ध्यान से देखना। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि ये जो ट्रायंगल बन रहा है, अब इस ट्रायंगल को ध्यान से देखो। अच्छा, ट्रायंगल की लेंथ गिवन है 0.2 मीटर, ये बताना भूल गया था मैं। ये ट्रायंगल की लंबाई गिवन 20 सेंटीमीटर, सब सेंटीमीटर में होगा, मैं मीटर में बदलते जा रहा हूं। अब क्या करेंगे इस क्वेश्चन में, सबसे पहले हम देखो क्या करने जा रहे हैं। पहले ये आर निकालने की कोशिश करेंगे कि ये चार्ज भी, चार्ज निकालना है, एक और अननोन पड़ा है, पहले इस अननोन को गायब करते हैं, पहले आर निकालते हैं, दोनों के बीच का जो डिस्टेंस बना वो निकालते हैं। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेंगे। आप देखो ध्यान से, ये एल हो गया, ये थीटा हो गया। तो अगर ये पूरा आर है तो ये आधा अपने आप हो जाएगा कितना, r/2। जब ये पूरा आर है तो ये कितना हो जाएगा, r/2, राइट। अब यहां पर इसमें आप साइन थीटा ले लो। साइन थीटा क्या हो जाएगा, बोलो, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर कितना है, r/2, लेंथ कितनी है, l, तो कितना हो गया, साइन थीटा इज इक्वल टू बेटा r/2 अपॉन l करोगे तो r/2l। यहां से r इज इक्वल टू आ गया 2l साइन थीटा। अब आप वैल्यू रख देना, लेंथ पता ही है, साइन 30 डिग्री पता ही है, r आ गया, जिसका पंगा था वो आ गया, मैंने पहले निकाल दिया। ओके, हमें तो निकालना है चार्ज। अब हम बढ़ते हैं इधर। अब आप एक काम करना, दोनों में से किसी एक मास पे, चाहे इस पे चाहे इस पे, दोनों में से किसी एक मास पे कितना फोर्स लग रहा है उसका डायग्राम बना। चाहे इस पे चाहे इस पे, ये दिखाओ कि फोर्स कितना लग रहा है, इस पे या इस पे, किसी पे, आपकी मर्जी। तो मैं चलो एक मास को सिलेक्ट कर लेता हूं, इसको हटा देता हूं, जगह बन जाएगी। चलो, इस पे क्या फोर्स काम कर रहा है, तो एक तो फोर्स काम करेगा mg, दूसरा स्ट्रिंग है तो फोर्स काम करेगा टेंशन। ये हम 11 से पढ़ते आ रहे हैं, कोई मास अगर स्ट्रिंग से अटैच होता है तो टेंशन, स्ट्रिंग खींचती है, 2 फोर्स, और सेम चार्ज के हैं तो ये वाला इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा। हो गया 3 फोर्स, ये हो गया 3 फोर्स, राइट। तो एक फोर्स तो हो गया इस पे mg, एक फोर्स हो गया इस पे टेंशन। टेंशन क्यों लगा, क्योंकि उसने क्या किया, अट्रैक्ट किया, खींचा अपने तरफ, स्ट्रिंग भी खींचता है ना टेंशन। और दूसरा फोर्स, अगला फोर्स क्या था, ये वाला जो इसको रिपेल करेगा, वो हो गया F। अब मेरी बात को सुनो, अब ये देखो ऐसे क्वेश्चन में कि तीनों फोर्स में से कौन सा फोर्स एंगल पे आया है। तो साफ दिख रहा है कि टेंशन जो है वो एंगल पे आया है। तो अब हम क्या करेंगे बेटा, टेंशन को ब्रेक करेंगे, टेंशन को रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे कंपोनेंट्स में। तो ये थीटा है, तो मैथ से हिसाब से ये भी थीटा हो गया। ये हो गया आपका थीटा किस बेस पे, आप समझ रहे हो, थीटा हो गया अल्टरनेट के बेस पे। अब आप क्या करो, जब आप इसको रिजॉल्व करोगे तो टी के 2 पार्ट टूटेंगे। इधर टूट जाएगा बेटा टी साइन थीटा, और इधर टूट जाएगा बेटा टी कॉस थीटा। देखो मैंने इसको अलग कलर में लिख दिया है ताकि समझ में आए, मैंने टेंशन को ब्रेक कर दिया। अब टेंशन को ब्रेक करने के बाद फोर्सेस को बैलेंस करो, राइट साइड वाले को लेफ्ट वाला बैलेंस कर लेगा, आ गया टी साइन थीटा इज इक्वल टू एफ, और अपवर्ड फोर्स को डाउनवर्ड वाला बैलेंस कर लेगा, टी कॉस थीटा इज इक्वल टू mg। बहुत इजी वे में समझो आप।
दोनों इक्वेशन बन गए। एक टी का कैसे कैसे करना है, फोर्सेस कितने लगेंगे, 3, एक लगेगा रिपल्शन फोर्स, एक लगेगा mg, एक लगेगा टेंशन। उसके बाद क्या करेंगे, फोर्स को रिजॉल्व कर देंगे। रिजॉल्व करने के बाद दोनों को डिवाइड कर दो। डिवाइड करने का मतलब t sin थीटा अपॉन t cos थीटा, दोनों जो इक्वेशन बनाया, उधर आ गया f अपॉन mg। t और t हो गया कैंसिल, साफ दिख रहा है t और t कैंसिल। sin थीटा बाय cos थीटा tan थीटा इज इक्वल टू f अपॉन mg। आप देखते जाओ, मैंने क्या किया, दोनों इक्वेशन बनाया, बैलेंस करके राइट इज इक्वल टू लेफ्ट, अप इज इक्वल टू डाउन, इसको स्प्लिट करने के बाद दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दिया, यहां से tan थीटा इज इक्वल टू f बाय mg आ गया। देखते रहना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो f इज इक्वल टू आ गया mg tan थीटा। बस हो गया, फिनिश, खत्म हो गया सवाल। फोर्स को लिख सकते हैं दो चार्जेस के बीच k q1 q2 बाई आर स्क्वायर। ये फोर्स वो था ना, ये फोर्स कौन सा था जो इसने इसके ऊपर लगाया, k q1 q2 बाई आर स्क्वायर। सिंपल। इजिकल टू कितना है बताना जरा बेटा, mg tan थीटा। बस हो गया खत्म। अब मैं आपको क्या बताऊं, q और q मिलके क्या हो गया, kq स्क्वायर, kq स्क्वायर बाई कितना, r स्क्वायर इजिकल टू कितना बेटा बताइए, mg tan थीटा। बस हो गया। k की वैल्यू जानते हो 9 इंटू 10 द पावर 9। r मैंने पहले ही निकाल रखा था, इधर मास पता, g पता, थीटा पता, सॉल्व करके यही तो निकल के आ जाएगा। हमें यही तो पता करना था, गेट व्हाट, चार्ज। पहले स्क्वायर में आएगा जो भी वैल्यू, q स्क्वायर, उसको रूट लगा देंगे, चार्ज। तो ये क्वेश्चन पेपर में आ चुका है और पेपर में आएगा, आगे भी आ सकता है। ये एक अच्छा क्वेश्चन था, एक बार आप देख सकते हो, वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन था ये फोर्स पे। तो फोर्स पे अब जाके सारे क्वेश्चंस मैंने करा दिए। अगर ऐसा क्वेश्चन आया स्ट्रिंग वाला तो आपको ऐसे ही करना है और कोई दूसरा ऑप्शन नहीं। अब मैं पढ़ाने जा रहा हूं एक टॉपिक जिसका नाम है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। इसमें क्या है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, ये सिंपल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, पूरी फिजिक्स में काम आएगा, ध्यान से वीडियो को देखना। ये प्रिंसिपल ये बताता है कि मान लो आपके पास दो वेक्टर है। वेक्टर किसे कहते हैं, जिसकी क्या होती है, डायरेक्शन। तो अगर आपके पास दो वेक्टर हैं जिसकी डायरेक्शन है, ध्यान से मेरी बात को सुनना, और अगर वो दोनों वेक्टर, मान लो एक p वेक्टर है और एक q वेक्टर है, और दोनों वेक्टर एक ही तरफ जा रहा है, तो इनका जो रिजल्ट होगा, रिजल्टेंट होगा, वो सीधे ऐड करके निकल जाएगा p प्लस q। एक बात ये याद रखना, तो जो चीज सिखा रहा हूं ध्यान से देख। और अगर यही दोनों वेक्टर, वेक्टर उसे कहते हैं जिसकी डायरेक्शन होती है, ऊपर एरो लगा होता है, समझ जाना वो वेक्टर है, उसकी डायरेक्शन। और अगर दो वेक्टर हैं, ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, जैसे ये p वेक्टर हो गया, ये q वेक्टर, या ऐसे हो, ये p वेक्टर हो गया, ये दोनों तो, ये भी तो अपोजिट ही हैं, अपोजिट ऐसे भी होता है। दो वेक्टर अपोजिट हैं तो उनका जो रिजल्ट निकालना है, रिजल्टेंट निकालना है, वहां आप सीधे माइनस करके निकालोगे। अगर दो वेक्टर अपोजिट होते हैं तो रिजल्टेंट कैसे निकलता है, माइनस करके। माइनस में ये ध्यान रखा जाता है कि कौन बड़ा है। अगर p वेक्टर बड़ा है q से तो p माइनस q कर देना है, और अगर q वेक्टर बड़ा है p से तो q माइनस p कर देना है। यही सब पढ़ाना, इसी को कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। दो वेक्टर को कैसे कैसे, दो वेक्टर का कैसे हम रिजल्टेंट निकालते हैं। फिर यह बताया जाता है कि अगर मान लो आपके पास दो वेक्टर हैं और दोनों वेक्टर, एक p वेक्टर है और एक q वेक्टर है, और अगर ये दोनों वेक्टर बेटा अब एंगल पे हैं, अब एंगल पे आ जाए, एक तरफ नहीं एंगल पे आ जाए, तब उनका रिजल्ट निकालना है। ये सब फॉर्मूले को याद रखना, यही सारे फॉर्मूले काम आएंगे। ये फॉर्मूला हम कब यूज करेंगे, ये कब यूज करेंगे, सब याद रखना। अब मान लो उन्होंने क्या कहा कि अगर दोनों के दोनों एंगल पे आ जाए तो रिजल्ट निकालने का फॉर्मूला है अंडर रूट। ध्यान से रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। जब दो वेक्टर, वेक्टर का मतलब हर वो चीज फिजिक्स में जिसकी डायरेक्शन होती है, अगर दोनों एंगल थीटा पे आ जाए तो निकालने का फॉर्मूला है p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा। तो मैं बैटरी चेक कर लूं एक बार, साउंड आ रहा है उधर, ठीक है। देखो बेटा, तो ये रिजल्टेंट का फॉर्मूला हो जाता है अंडर रूट p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा। याद रखना बेटा, ये फॉर्मूला होता है, याद रखना इस चीज को, कब, जब दो वेक्टर एंगल पे होते हैं। यही सब है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। दो वेक्टर, दो फोर्स, कोई भी दुनिया का कोई फिजिक्स में कोई भी दो वेक्टर एक तरफ जाए रिजल्ट प्लस करके निकालो, अपोजिट आए रिजल्ट माइनस करके निकालो, एंगल पे आए तो अंडर रूट करके ये वाला फॉर्मूला यूज करो। इसी को कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। अब यहां पर क्या बताया गया, जरा मेरी बात को ध्यान से सुनना। इसके बाद एक कॉन्सेप्ट और आपको याद रखना है, काम आएगा, अभी क्वेश्चन कराएंगे तो
मान लो आपके पास कोई इक्विलैटरल ट्रायंगल है, कोई, मान लो इसके साइड की लेंथ है आर आर और आर। अगर आपके पास कोई इक्विलैटरल ट्रायंगल है जिसकी साइड की लेंथ है आर, स्मॉल आर, तो याद रखना उस केस में सेंटर और कॉर्नर के बीच की दूरी होती है r/√3। डायरेक्ट याद रखना, बहुत काम आएगा। 2 मिनट में क्वेश्चंस आने वाले हैं, बस 2 मिनट वेट करो। क्या होता है, अगर आपके पास एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है और उसके साइड की लेंथ r है, तो सेंटर और कॉर्नर के बीच की दूरी r/√3 होता है। और अगर यही चीज स्क्वायर में आ जाए, एक स्क्वायर है और स्क्वायर के साइड की लेंथ r है, तो याद रखना बेटा, आपको मैं बता दूं, वहां सेंटर और कॉर्नर के बीच की दूरी अगर जरूरत पड़ गई तो r/√2 होता है। साइड को √2 से डिवाइड कर दो, मतलब डायगोनल का हाफ होता है। डायगोनल होता है r√2, पढ़ा होगा मैथ्स में, उसका आधा। सेंटर कॉर्नर, सेंटर कॉर्नर, ये सब चीजों की जरूरत पड़ेगी, ध्यान से देखते रहना। अब इतना कुछ सीखने के बाद अब मैं आपको प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन पे क्वेश्चंस कराने जा रहा हूं, ध्यान से। जैसे एक पहला सवाल कराते हैं, काफी अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि एक लाइन में 2 चार्जेस बिठा देते। मान लो एक लाइन में हमने 2 चार्जेस बिठा दिया, एक चार्ज Q बिठा दिया, एक चार्ज 4Q बिठा दिया। 2 मतलब एक लाइन पे 2 चार्जेस हैं और इनके बीच की डिस्टेंस दे दिया मैंने R। ये सब चीज गिवन है, सुनना सब एग्जाम के क्वेश्चन से ध्यान से देखना। 2 चार्जेस आर टेकन, एक Q एंड 4Q, वैल्यू नहीं है, सिंबॉलिक फॉर्म में ले रहे हैं, और इनके बीच की डिस्टेंस है R। और उसने बोला है कि इसी लाइन पे एक अननोन चार्ज कहीं पर बिठा दिया गया है। मान लो यहां पर बिठा दिया गया है, वो अननोन चार्ज है Q। इस चार्ज की हमें वैल्यू नहीं पता, वी डोंट नो द वैल्यू ऑफ दिस चार्ज। एक अननोन चार्ज बिठा दिया गया है Q। मिडिल में नहीं बिठाया गया, बीच का मतलब होता है एकदम मिडिल पॉइंट, वो नहीं, मतलब इन्हीं के बीच में समवेयर कहीं पर भी बिठा दिया गया। तो बोलोगे कहीं पर कहां माने सर? तो कहीं पे मानने का बेस्ट तरीका है कि इधर से मान लो वो x डिस्टेंस पे बिठाया है, इधर से वो कितनी दूरी पे आ जाएगा? ऑब्वियस सी बात है, r माने से। तो आपको बताना है कि पहले वो बताओ, इसमें ये बता भाई कि आपने जो बिठाया है वो कहां बिठाया है। फाइंड x, पहले बताओ x कहां पर, जो आपने x माना है कि यहां पर बिठाया है, कहां पर बिठाया है, तो उसकी वैल्यू, पोजीशन, लोकेशन बताइए और रिलेशन बताइए। रिलेशन किसके बीच रिलेशन बताइए? एक स्मॉल q और एक कैपिटल Q। एक तो सिंबल स्मॉल q और एक कैपिटल Q, दोनों के बीच रिलेशन। कब? अब सुनो कहानी। इफ सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम, यस दिस इज द क्वेश्चन। अगर सिस्टम किस में है? इक्विलिब्रियम में है। अगर सिस्टम इक्विलिब्रियम में, ये भी बोल दिया कि जो पूरा सिस्टम है वो इक्विलिब्रियम में है। इक्विलिब्रियम का मतलब होता है नेट फोर्स किसी भी बॉडी पे 0 होगा। इक्विलिब्रियम का मतलब फिजिक्स में 11 से पढ़ते आ रहे हो, मतलब फोर्सेस लगेंगे बट नेट फोर्स 0 होगा। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। इस क्वेश्चन में सबसे पहले आप एक टारगेट बनाओ। क्या टारगेट बनाओगे? सुनो, यहां पे 2 चार्जेस तो कॉर्नर पे हैं और एक चार्जेस उनके बीच में कहीं बैठा है। तो पहले किसी एक चार्ज को टारगेट बनाओ, उस पे नेट फोर्स देखो। एक को बना लो टारगेट, चाहे इसको बना लो चाहे इसको बना लो। चलो इसको बना लेते हैं, हम इसको बनाते हैं टारगेट। हम देखते हैं इस पे क्या फोर्स काम करेगा। इस पे कैपिटल Q, हम इस पे फोर्स देखते हैं। चलो इसको टारगेट बनाया और हम इस पे देख रहे हैं कि नेट फोर्स क्या काम करे। इस पे ध्यान रखना। अब बताओ इस पे क्या क्या फोर्स काम करेगा? बोलोगे सर एक तो इस पे फोर्स ये वाला लगाएगा, एक तो इस पे ये वाला फोर्स लगाएगा। सर बोले हाँ बिल्कुल ये वाला फोर्स लगाएगा, इसको हटाओ जगह बना देते हैं। एक इस पे फोर्स ये लगाएगा, क्या करेगा? इधर रिपेल करेगा। क्या इस फोर्स की वैल्यू होगी? K Q Q अपॉन ये डिस्टेंस x स्क्वायर, x स्क्वायर। ये इसको क्या करेगा? इधर रिपेल करेगा। और इस पे कौन फोर्स लगाएगा? एक ये भी तो लगाएगा। ये भी इसको क्या करेगा? इधर रिपेल करेगा, दूसरा फोर्स। तो ये कितना फोर्स लगाएगा? ध्यान से देखना। इसका फोर्स क्या होगा बेटा? K Q 4Q। अब यहां से यहां की दूरी कितनी है? R स्क्वायर। बिल्कुल सही, 2 फोर्स हमने इस पे दिखा दिए, दोनों ने रिपेल कर दिया इधर एक तरफ। फिर अब बोलोगे सर अब इस पे नेट फोर्स क्या लगेगा? दोनों एक तरफ आ रहा है तो नेट फोर्स हो जाएगा K Q Q अपॉन x स्क्वायर प्लस K 4Q इंटू Q अपॉन R स्क्वायर। और ये नेट फोर्स को अब हम कर देंगे 0।
जीरो इसलिए कर देंगे क्योंकि सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, तो नेट फोर्स जो भी है वो तो जीरो होना तय है। ध्यान से देखते जाओ इस क्वेश्चन को। अब जैसे ही जीरो करोगे तो इतना तो मैथ्स आता है आपको, जैसे ही जीरो करोगे तो जो कॉमन चीजें उधर जाके जीरो हो जाएंगी। तो कॉमन देखो क्या है, के कॉमन है, कैपिटल क्यू कॉमन है, उधर जाके जीरो हो गया। तो क्या बच गया बेटा, क्यू बाई एक्स स्क्वायर इजिकल टू, देखते जाना, उधर जाके बच जाएगा -4q अपॉन आर स्क्वायर। ये बन गया आपका इक्वेशन नंबर 1। बस कुछ नहीं करना, आराम से सॉल्व करो। सबसे पहले आपने किसको टारगेट बनाया, कॉर्नर वाले को। उस पे देखा क्या क्या फोर्स लगेगा, कौन कौन लगाएगा, एक ये भाई साहब लगाएंगे और एक ये भाई साहब लगाएंगे, दोनों मिलके 2 फोर्स लगाएंगे। हो गया, दोनों फोर्स एक तरफ लगा है तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा, प्लस करके आएगा। अब नेट फोर्स प्लस करोगे, नेट फोर्स निकाल के उसको जीरो कर दोगे। जीरो क्यों करोगे, क्योंकि इक्विलिब्रियम में है। जीरो करने से आपको देखो ये रिलेशन है, के एक क्यू कॉमन होके कट गया, क्यू बाई एक्स स्क्वायर, के 4q बाई आर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 1। अब आप टारगेट बनाओ बीच वाले को। अब आप इस पे देखो, इस वाले पे क्या फोर्स काम किया। अब आपका टारगेट ये है, ये ध्यान रखना, ये है। अभी आपने किसको टारगेट बनाया था, कॉर्नर वाले को। कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है ये, ध्यान से देखना। अब आप टारगेट बनाओ बीच वाले पे, जो ये बीच में बैठा, उस पे क्या फोर्स काम करे। तो बोलोगे सर इस पे भी 2 फोर्स काम करेंगे। एक फोर्स इस पे कौन लगाएगा, ये लगाएगा, ये वाला। तो ये कितना लगाएगा आपको पता है, 1 मिनट। हाँ, अब बताओ कितना, ये वाला इस पे कितना लगाएगा। बोलोगे सर ये वाला लगाएगा कि, एक मिनट, हाँ क्या लगाएगा कि इधर लगाएगा, नहीं अभी ये टारगेट है हमारा, अब इस पे फोर्स देख रहे हैं हम। तो ये इसको, ये वाला इसको इधर रिपेल करेगा, कि क्यू 4q अपॉन आर माइनस एक्स का, ये वाला फोर्स इस पे इसने लगाया। अब इस पे कौन लगाएगा, ये भी तो लगाएगा। तो ये वाला इसको क्या करेगा, इधर रिपेल करेगा। इधर इसका, इसकी वैल्यू क्या होगी इस फोर्स की, के क्यू अपॉन ये डिस्टेंस कितना है, एक्सेस। ट्रिक समझो, पहले किसको टारगेट बनाया आपने, कोने वाले चार्ज को। अब टारगेट किसको बनाया आपने, बीच वाले चार्ज को। और दोनों पे क्या देख रहे हो, फोर्स। अब इस पे देखो तो दोनों फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहे हैं, अपोजिट लगा ना। तो अपोजिट लगने पे क्या होता है, नेट फोर्स माइनस करके आता है। तो आप क्या करोगे बेटा, ध्यान से देखना। अब इस पे आप देख रहे हो, चल जब आप इस पे देख रहे हो तो जरा बताओ नेट फोर्स क्या हो गया, के क्यू 4q अपॉन आर माइनस एक्स का होल स्क्वायर माइनस के क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर। नेट फोर्स इस पे माइनस में क्यों आया, कि दोनों लगने वाले फोर्स अपोजिट हैं, और वो नेट फोर्स को फिर क्या कर देंगे, जीरो करने की वजह इक्विलिब्रियम। बस उसके बाद क्या होगा, मैथ से जो कॉमन है वो जीरो हो जाएगा, के क्यू जीरो हो गया, उधर जाके तो इधर बच गया 4 अपॉन आर माइनस एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, उधर क्या हो गया, ध्यान से देखो बेटा, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। सेम वही, जो ऊपर का चीज कॉमन था जाके जीरो हो गया, ये बच गया। अब आपका मैथ सिंपल है। अब मैं काम करता हूं, दोनों साइड रूट लगा देता हूं। रूट लगाने से पावर वावर सब गायब हो जाएगा। 2 अपॉन आर माइनस एक्स इज इक्वल टू 1 बाई एक्स। देखिए, इसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2x इज इक्वल टू आर माइनस एक्स, इधर आ गया बेटा 3x इज इक्वल टू आर, x इज इक्वल टू r बाई 3। चलो एक चीज तो पता चल गया कि सर ये जो बैठा है ना, इससे r बाई 3 डिस्टेंस पे, तो इससे 2r बाई 3 डिस्टेंस पे। लोकेशन पता चल गया इस चार्ज का। अब इस चार्ज का रिलेशन बताना है, तो अब इस x इज इक्वल टू जो r बाई 3 आया है, इसको उठाकर यहां पुट कर दो, जो हमने फर्स्ट इक्वेशन बनाया था। करना क्या है समझ में आ रहा है, कॉर्नर वाले चार्ज पे टोटल फोर्स दिखा के, दोनों फोर्स एक तरफ गया, इस पे इसने भी रिपेल किया, इसको इसने भी रिपेल किया, एक तरफ गया उसको जीरो कर दो। पहला इक्वेशन। इस पे नेट फोर्स दिखाओ, एक ये रिपेल करेगा, एक इसको ये रिपेल करेगा, इस पे नेट फोर्स दिखा के जीरो कर दो, तो दोनों निकल के आ जाएगा। यहां से x आ गया, अब इस x को वहां पुट कर दो। पुट x इन फर्स्ट में पुट करने जा रहे हैं, आराम से देखो, q अपॉन एक्स स्क्वायर, एक्स का मतलब r बाई 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, देखते जाओ बेटा, -4q अपॉन r स्क्वायर। फिनिश, कुछ बचा ही नहीं अब तो। 9 चला गया, r स्क्वायर कट गया,
आराम से देख लेना, Q इज इक्वल टू आ गया -4/9 टाइम्स ऑफ, दो ही चीज पूछा था ना, अब देख लो, दो ही चीज पूछा था। एक तो पूछा था बताइए भाई वो कहां पे बैठाया है आपने, और बताइए दोनों के बीच का रिलेशन बताइए। तो ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन था, ध्यान से देखना, इस वीडियो को देखना अच्छे से, अच्छे क्वेश्चन है। अब यहां पर प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन पे जैसे मैं एक क्वेश्चन करा देता हूं। मान लो मैंने कहा कि हमारे पास एक ट्रायंगल है, एक बात सुन लो, आप बहुत अच्छे क्वेश्चन करा रहा हूं। मान लो हमारे पास एक स्क्वायर है, कुछ भी पूछ सकता हूं मैं, और आपको मैं एक कॉन्सेप्ट बता देता हूं, जरा सुनो। मान लो मैंने कहा कि यहाँ पे एक चार्ज Q है, यहाँ पे एक चार्ज Q है, यहाँ पर एक चार्ज 2Q है। ध्यान से सुनना, अच्छे से सुनना, तीनों कॉर्नर पे 3 चार्ज बिठा दिए, लेकिन एक कॉर्नर पे चार्ज मैंने 2Q ले लिया है। सुनते रहो, और ये साइड की लंबाई R है, R है, R है, और सेंटर पे भी एक चार्ज बिठा दिया है जिसका नाम है Q0। Q इधर ऊपर 2Q और सेंटर पे Q0। ध्यान से सुनना, मैंने क्या पूछा, फाइंड नेट फोर्स ऑन Q0। यही सब है सुपरपोज, इस पे नेट फोर्स बताइए, ये टारगेट है मेरा। इसको मैं अलग कलर से कर देता हूं, टारगेट वाले का कलर बदल देता हूं। मैं बता दूं हमारा टारगेट ये है, हमें इस पे नेट फोर्स निकालना है Q0 पे। ध्यान से वीडियो देखो, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब आप क्या करोगे, इसको वाला बाद में कराते हैं, हटा। अब आप क्या करोगे बेटा, सबसे पहले क्या करोगे, आप ये बताओगे कि इस पे फोर्स लगेंगे तो कितने लगेंगे, तो बोलोगे 3 लगेंगे। एक ये वाला चार्ज लगाएगा, एक ये वाला चार्ज लगाएगा, एक ये वाला चार्ज लगाएगा, इसमें तो कोई नई बात है नहीं। ये वाला चार्ज इसे इधर रिपेल करेगा, इसे मैं F1 मान लेता हूं। अब समझ जाना F1 कौन है, Q वाला है। ये वाला चार्ज इसको इधर रिपेल करेगा, इसको मैं F2 मान लेता हूं। और ये वाला चार्ज इसको इधर रिपेल करेगा नीचे की तरफ, तो मैं F3 मान लेता हूं। ध्यान से देखते रहो, ये चार्ज तुम्हारा था Q। तो बोलोगे सर इस पे 3 फोर्स लगे, तुम आराम से समझना, किसने किसने लगाया बेटा, इस Q ने इधर रिपेल किया, इस Q ने इधर रिपेल किया, इस 2Q ने इधर रिपेल किया। बोलोगे हाँ सर बिल्कुल सही बात, ओके। अब जरा इस पे हम नेट फोर्स देखते, तो ऐसा काम करेंगे, सबसे पहले तीनों फोर्स की वैल्यू निकाल देते हैं। चलो F1 कौन लगा रहा है, F1 लगा रहा है, इसके ऊपर ये वाला Q, तो क्या होगा K Q0 अपॉन ये वाली डिस्टेंस मैंने पढ़ाया था R/√3 होता है ना। अब आप अगर फोर्स के फॉर्मूले में डिस्टेंस बिटवीन चार्जेस लिया जाता है ना, तो इस पे हम इसका फोर्स देख रहे हैं, तो डिस्टेंस भी तो यही वाला लेंगे, ऊपर जाकर हो जाएगा बेटा 3K Q0/R²। चलो वैल्यू निकाल देते हैं पहले। अब बात करते हैं कौन से फोर्स की, F2 की। F2 कौन लगा रहा है, Q लगा रहा है, किस पे, Q0 पे। सेम ही आएगा, F2 भी सेम ही आएगा, क्यों सेम आएगा, क्योंकि डिस्टेंस भी सेम है, चार्ज भी वही है Q, तो आ जाएगा K3K Q0/R²। हो गया 2 फोर्स। अब एक और फोर्स की वैल्यू लिखते हैं, सीखो कैसे होता है। F3 की, F3 इसके ऊपर कौन लगा रहा है, 2Q लगा रहा है, ऊपर से रिपेल कर रहा है ऐसे नीचे की तरफ। ये F3 फोर्स देखना ध्यान से, F3 फोर्स आ जाएगा बेटा, एक 2Q, दूसरा Q0, डिस्टेंस तो वही है R/√3 का होल स्क्वायर। आ गया ऊपर जाकर बच्चे आराम से देखना, 6K Q0/R²। 6 कहां से हो गया, समझ में आया ना, √3 ऊपर जाके 3 2 6 हो गया बच्चे। 3 फोर्स लग गए। अब हमें तीनों फोर्स का नेट निकालना है, क्योंकि 3 फोर्स का नेट ऐसे तो होगा नहीं, वेक्टर है कि उठाया ऐड कर दिया चलता नहीं है, फोर्स वेक्टर है, तो 3 का नेट निकालने जा रहे हैं, ध्यान से देखना। अब क्या कहा जाता है कि 3 फोर्स का नेट एक बार में नहीं निकलता, पहले 2 का नेट निकाला जाता है, और 2 का जो नेट निकालने के बाद जो आंसर आता है उसको तीसरे के साथ देख लिया जाता है, ये रूल है। तो अब क्या करोगे, ध्यान से देखना, मैं ये F1 फोर्स था, इधर से F2 लग रहा था,
और नीचे की तरफ F3 लग रहा था। अब क्या करोगे, इन तीनों का रिजल्टेंट भूल जाओ, आप नहीं निकाल सकते, पहले 2 का निकालो। मैं बार बार बोल रहा हूं पहले 2 का निकालो, तो 2 में से पहले F1 और F2 का निकालो। पहले आप F1 और F2 का निकालो, और देखो मैं इसको मान रहा हूं F डैश। ये F डैश क्या है पता चल गया। पहले F1 और F2 का रिजल्टेंट निकालो। वैल्यू तो रख सकते हो, वैल्यू तो रखना आपका काम है, चार्ज की वैल्यू सब तो रख सकते हो, वैल्यू में फोर्स आ जाएगा। अब आप क्या काम करोगे, F1 और F2 का रिजल्टेंट निकालोगे। 3 में से 2 का पहले निकालना, तो इनके लिए इनके बीच का एंगल चाहिए, और ये एंगल 120 डिग्री होगा। सभी जानते हैं कि इक्विलैटरल ट्रायंगल के जो मीडियंस होते हैं सब 120 पे होते हैं। 120 120 120 तभी तो बनता है कितना, 360। तो पहले हम क्या करेंगे, F1 और F2 का रिजल्टेंट F डैश निकालेंगे, जो F डैश है। तो F डैश आराम से निकाल सकते हो बेटा। कैसे निकलेगा, अंडर रूट F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2 F1 F2 cos 120। 120 अगर कभी आ जाए ना cos 120, तो इसको माइनस हाफ लेते हैं, याद रखना। रख के F1 F2 की वैल्यू पता ही होगी, रख के F डैश निकल जाएगा। F डैश का मतलब इन दोनों का रिजल्टेंट आ गया। लेकिन ये फाइनल आंसर नहीं है, फाइनल आंसर तो अभी और बचा है, इसको तो हमने छोड़ ही दिया था। अब क्या करेंगे, इस जो इन दोनों का रिजल्टेंट आया इसको इसके साथ देख लेंगे। तो साफ दिख रहा है कि ये और ये अपोजिट है, तो लास्ट में क्या हो जाएगा, अपोजिट है तो लास्ट में माइनस कर देंगे। तो अब जो नेट फोर्स आ जाएगा वो F डैश जो आया है, और माइनस F3 करके जो आ जाएगा वही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। इस बात को ध्यान रखना, ये आ गया नेट फोर्स, ऐसे निकलता है नेट फोर्स। बोलोगे हाँ सर आराम से हो गया, कोई टेंशन नहीं। इसी को तो कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। आई थिंक सो समझ में आ गया होगा। अब यहां पर ध्यान से देखना बच्चे, सुनो, मान लो एक एग्जांपल है, 3 का मैंने बता दिया। अभी मान लो मैंने कहा कि आपके पास एक स्क्वायर है, ये चार्ज Q है, ये चार्ज Q है, ये चार्ज Q है, ये चार्ज कैपिटल Q है, ये R है, R है, R है, R है। ध्यान से सुनिएगा, बहुत अच्छा प्लीज। अब क्या बोला उसने, ये माइनस है, अच्छे से सुनिएगा। क्वेश्चन क्या है जरा सुनो, क्वेश्चन ये है, फाइंड रिलेशन बिटवीन कैपिटल Q एंड स्मॉल q इफ माइनस Q इज इन इक्विलिब्रियम। तो कैसे कैसे सवाल आ सकते हैं वो प्रैक्टिस करो। इफ माइनस Q इज इन इक्विलिब्रियम, अच्छे से देखना क्या कहा उसने, ये वाला टारगेट बनाया इसने कहा ये वाला, पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में नहीं है, सिर्फ ये इक्विलिब्रियम में है। अब ध्यान से सुनिए, जब जब इक्विलिब्रियम बोलता है तो मन में एक ही बात चलती है, क्या बात चलती है आपको पता है, कि वो वाले उस पे नेट फोर्स 0 है। सिस्टम बोल दिया तो सब पे 0 है, और कुछ किसी एक के बारे में बोला तो उस पे नेट फोर्स 0 है। तो समझ में आ रहा है आपको, मेरा टारगेट माइनस Q है, हम माइनस Q पे नेट फोर्स देखने जा रहे हैं। सुनिएगा, तो माइनस Q पे क्या क्या फोर्स काम करेगा, आराम से सुनते हैं, बहुत अच्छे से सुनते हैं ध्यान से। माइनस Q को एक तो ये वाला फोर्स अपनी तरफ खींचेगा, चला आ जा भाई, इसको मैं F मान लेता हूं। इस माइनस Q को ये भी खींचेगा, चल तू मेरी तरफ आ जा भाई, इस फोर्स को भी मैं F मानता हूं। बोलोगे सर आपने F1 F2 क्यों नहीं माना, मैं वजह बता दूं। इसलिए नहीं माना कि जो चार्ज ये है वही चार्ज ये है, जो डिस्टेंस इधर से वही डिस्टेंस इधर से, तो 1 और 2 तब तो मानेंगे जब कुछ वैल्यूज बदल रही हो। अगर वैल्यू ना भी बदले ना तो 1 2 मानने की जरूरत नहीं है, मानना है मान लो, क्या फर्क पड़ता है। बट मैं सेम ही लेके चलूं 1 2 में थोड़ा कंफ्यूजन हो जाएगा। जब दोनों तरफ से फोर्स सेम ही लग रहा है तो F ही मानो ना, 1 2 लगाने की क्या जरूरत है। अब इस पे एक फोर्स और लगेगा, कौन, ये वाले भाई साहब भी लगाएंगे, और ये भी प्लस है, ये माइनस है, तो ये इसको अपनी तरफ खींचेगा। तो यहाँ पे 3 फोर्स लग गए, इसे मैं F डैश मान लिया। इसको F डैश मानने की कई वजह, एक तो चार्ज भी अलग है, और चार्ज मान लो कि ये चार्ज सेम भी होता, एक एग्जांपल, तब भी डिस्टेंस अलग होता है इनके बीच का, तब भी फोर्स F डैश ही मानना पड़ता। 3 फोर्स लग गए। अब हम तीनों फोर्स की पहले वैल्यू निकाल देते हैं, ध्यान से देखना, सब एग्जाम में आए हुए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। अब हम पहले F की वैल्यू निकालते हैं। तो F कौन लगा रहा है, F ये लगा रहा है और ये लगा रहा है, दोनों तो एक ही F है, फोर्स एक ही है। तो इनके बीच का फोर्स देखा जाए, K Q बाई R स्क्वायर, यानी हो गया K Q स्क्वायर बाई R स्क्वायर। एक बात ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज, मैंने कई बार कहा था, फोर्स वेक्टर होता है, वेक्टर में माइनस साइन अगर आ रहा है तब भी हम कंसीडर नहीं करते, सिर्फ हम मैग्नीट्यूड लेते हैं, इसलिए माइनस साइन को कंसीडर नहीं।
इस बात को याद रखना हमेशा। अब यहां पर क्या है बेटा, अब हो गया कवर। अब एफ डैश की बात करते हैं। एफ डैश क्या है, एफ डैश है इनके और इनके बीच फोर्स, तो के क्यू क्यू। अब जब इनके बीच की बात आएगी तो डिस्टेंस तो डायगोनल लेंगे पूरा, तो डायगोनल आपको पता है स्क्वायर का होता है r√2 का होल स्क्वायर, यानी आ गया के क्यू क्यू बाई 2r²। अब बोलोगे सर 3 फोर्स लगे, अब इस पे नेट फोर्स निकालना है। प्रैक्टिस करा रहा हूं मैं एक जैसे सवाल। अब 3 फोर्स का नेट फोर्स एक बार में तो आ नहीं सकता, फिर वही बात आ गई, सर पहले 2 का निकाल दो आप। तो पहले हम 2 का एफ और एफ का निकाल देते हैं, जो सेम फोर्स है ना ये एफ और एफ, पहले इन दोनों का निकाल देते हैं। तो देखो हम इन दोनों का निकाल रहे हैं, ये रहा एफ, ये रहा एफ। पहले इन दोनों का हम नेट फोर्स निकाल देते हैं, और इन दोनों का नेट फोर्स हम बीच से ले जा रहे हैं, इसको हम मान रहे हैं एफ डबल डैश। एफ डबल डैश मानने के पीछे मजबूरी समझो, क्योंकि एफ डैश हम तीसरे फोर्स को मान चुके हैं, तो इन दोनों का रिजल्टेंट हम एफ डबल डैश मान रहे हैं। ये एफ डबल डैश में कंफ्यूज मत हो जाना, ये एफ डबल डैश जो आप निकाल रहे हो ना, ये एफ डबल डैश जो है वो रिजल्टेंट है ऑफ बोथ एफ। ये दोनों उस एफ का रिजल्टेंट है, ये इन दोनों एफ का रिजल्टेंट है। फिर ये दोनों एफ किस पे हैं, एंगल पे हैं। एंगल कितना है, 90 डिग्री। तो जब एंगल पे आ जाए तो मैंने आपको पढ़ाया था कैसे निकलता है, आपको पता ही है, अंडर रूट पहले वाले फोर्स का स्क्वायर प्लस दूसरे वाले फोर्स का स्क्वायर प्लस 2 पहला दूसरा और इनके बीच एंगल cos 90। cos 90 हो गया 0, एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर 2f, यानी आ गया f√2। f√2 का मतलब वैल्यू के हिसाब से देखा जाए तो इसका √2 टाइम्स √2 के क्यू स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। लेकिन ये फाइनल रिजल्टेंट थोड़ी है, ये तो अभी इन दोनों का रिजल्टेंट आया है। फिर क्या बात करते हैं, अब जो इन दोनों का रिजल्टेंट आया इसको हम उस तीसरे के साथ देख लेंगे जो छोड़ दिया था मैंने। तो अब देखोगे, अब आप ध्यान से देखोगे बेटा, तो मुझे लग रहा है एफ डैश और एफ डबल डैश एक ही तरफ तो आया है। देखो इन दोनों का एफ डैश भी उधर था और एफ डबल डैश भी इधर ही गया है, दोनों का रिजल्टेंट। तो लास्ट में दोनों एक डायरेक्शन में आ गया, तो एक डायरेक्शन में आ गया तो बोलोगे सर तब तो सर अब जो नेट हो जाएगा वो आप डायरेक्ट ऐड कर दो सर, एफ डैश प्लस एफ डबल डैश। एफ डैश की वैल्यू रख दो सर, एफ डैश की वैल्यू रखो तो सर कितना है वो रहा, एफ डैश की वैल्यू आई थी वहां पे ना के क्यू क्यू बाई 2r² और प्लस सर एफ डबल डैश की वैल्यू ये देखो √2 के क्यू स्क्वायर बाई कितना r²। अब ये एफ डबल डैश को फिर जो आया नेट फोर्स आया उसको 0 करेंगे। 0 क्यों करेंगे, क्योंकि ये इक्विलिब्रियम में है, 0 कर देंगे। 0 करने के बाद आराम से जो कॉमन है उसको उधर करके 0 कर दो। मुझे लगता है एक क्यू गायब हो जाएगा, के गायब हो जाएगा, क्यू गायब हो जाएगा, तो आ जाएगा q/2 इधर आ जाएगा और उधर आ जाएगा -√2q। बाकी सब कॉमन लेके 0 हो गया, ये 2 उधर ले जाओ, q -2√2q। बस ये तो निकालना था, ये आ गया रिलेशन बिटवीन q एंड स्मॉल q। 0 तो करना पड़ेगा लास्ट में, इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि वो इक्विलिब्रियम में। अब सोचो, मान लो, ध्यान से प्रैक्टिस करा रहा हूं अच्छे से कर लो, मान लो बेटा ये वाला सोचो, ये सोचो क्या सोचो, ये वाला भी माइनस होता, सोच लो ये भी माइनस होता, तो एक चेंज आता, ये वाला इसको फिर रिपेल करता, ये एफ डैश इधर ना जाकर इधर होता, यानी ये वाला एफ डबल डैश और एफ डैश, फिर एफ डबल डैश इधर जाता बट एफ डैश इधर आता, तो एफ डबल डैश और एफ डैश फिर माइनस अपोजिट हो जाते, तो लास्ट में जो प्लस की बजाय बीच में माइनस होता, बस यही सब होता। अब इस पे ध्यान से देखना, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन इसी को कहते हैं जो आप पढ़ रहे हो, रूल लगा के ऐड करना, नेट फोर्स निकालना। एक कॉन्सेप्ट बता दूं मैं, अगर आपके पास एक ट्रायंगल है, अगर आपके पास एक स्क्वायर है, अगर आपके पास एक हेक्सागन है, आप समझो मेरी बात को, किसी भी शेप में आपके पास पॉलीगन है, एक अच्छा कॉन्सेप्ट बता रहा हूं सुनो। अगर यहां पर सभी के कॉर्नर पे सेम नेचर का चार्ज बिठा दिया जाए, सेम मैग्नीट्यूड का चार्ज बिठा दिया जाए, सेम नेचर का बिठा दिया जाए, सेम मैग्नीट्यूड का बिठा दिया जाए और रेगुलर पॉलीगन्स हो, मतलब साइड सबके सेम हो, इसको याद रखना, साइड सबके सेम हो, सबके साइड सेम हो, तो एक कॉन्सेप्ट याद रखो बेटा, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। अगर कुछ ऐसा सवाल आ जाए कि सभी कॉर्नर पे सेम चार्ज है, सभी साइड की लेंथ सेम है, तो अगर
कोई भी आलतू फालतू कोई भी चार्ज यहां पर सेंटर पे बिठा दो इस केस में, तो उस पे नेट फोर्स निकालने की जरूरत नहीं है। उस केस में नेट फोर्स निकालोगे टाइम बर्बाद होगा, नेट फोर्स 0 ही आएगा, कुछ नहीं मिलेगा। कट कुट के ओवरऑल रिजल्टेंट सभी दूसरों को काट के खत्म कर दे। लेकिन कब होता है? जब सभी कॉर्नर्स पे सेम नेचर के भी चार्ज हों। नेचर का मतलब प्लस तो सब प्लस, माइनस तो सब प्लस, और सेम मैग्नीट्यूड के हों, और जो साइड की लेंथ हो वो सेम हो। तब उस केस में क्या होता है? जो नेट फोर्स होता है वो 0 होता है। तो मैंने आज इस वीडियो में पूरी तरह से प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन पढ़ा दिया। होप है समझ में आया होगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, और लाइक जरूर करना, शेयर भी जरूर करना। और बेटा हम नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक इसको अच्छे से पढ़ाई कीजिए। टेक केयर, बाय बाय।